वेनेजुएला के राष्ट्रपति और टेस्ला के सीईओ क्या ये आपस में भिड़ रहे हैं? इन्होंने चुनौती दी है। जानेंगे, एलन मस्क ने ये चुनौती स्वीकार भी कर ली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सारा सीन है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तारीफ क्यों करने लगे ये सब यूएन में बैठकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने टेस्ला सीईओ को नेशनल टेलीविजन पर आकर सामने से लड़ने की चुनौती दी थी, जिसे मस्क ने स्वीकार कर लिया है। मस्क ने कहा है कि अगर मादुरो ये लड़ाई हार गए तो उन्हें रिजाइन करना होगा और अगर वे जीत गए तो मैं उन्हें मंगल ग्रह की फ्री सैर कराऊंगा। मस्क कई दिनों से सोशल मीडिया पर वेनेजुएला में चुनावी धांधली का आरोप लगाकर निको मादुरो की आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो ने कहा था कि मस्क अपने हथियार और सेना को लेकर वेनेजुएला पर हमला करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पैसे और सैटेलाइट से अर्जेंटीना को कब्जे में ले लिया है। अब दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मादुरो ने कहा कि वो सावेज के बच्चे हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। मस्क जहां कहेंगे वहां जाने के लिए तैयार हैं। मादुरो ने यह भी कहा कि जिस किसी ने भी उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है वो बर्बाद हो गया है। मादुरो के इस चैलेंज के बाद मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हार जाएंगे। मस्क ने आगे कहा कि मादुरो बड़े कद के आदमी हैं, उन्हें लड़ाई के बारे में बहुत कुछ पता है, तो उसके साथ असली लड़ाई होगी। जुकरबर्ग एक छोटा सा लड़का है तो उसके साथ छोटी लड़ाई होगी। मस्क पहले भी कई बार जुकरबर्ग को लड़ाई के लिए चैलेंज कर चुके हैं। मस्क ने एक और पोस्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक गधा भी मादुरो से ज्यादा जानता है। फिर उन्होंने कहा कि मादुरो की तुलना एक जानवर से करने पर उन्हें खेद है, ये जानवरों का अपमान है। मस्क ने एक और पोस्ट में लिखा कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ मादुरो, तुम्हें गधे पर बिठाकर ग्वांतानामो बे जेल में ले जाऊंगा। क्यूबा के नजदीक ग्वांतानामो बे को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। अमेरिका ने इसमें कई खतरनाक कैदियों को रखा है। वेनेजुएला में चुनाव परिणाम के बाद मस्क ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने मादुरो को तानाशाह बताया था। इसके बाद मादुरो ने मस्क पर वेनेजुएला के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्क ने नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के सिस्टम में हैकिंग कराई। हालांकि विपक्षी नेताओं ने दावा किया कोई हैकिंग नहीं हुई थी, बल्कि अधिकारियों ने सिस्टम को खुद ही बर्बाद कर दिया ताकि उन्हें असली चुनाव परिणाम न बताने पड़े। वेनेजुएला में फिर से निकोलस मादुरो की सत्ता में वापसी हुई है। रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो को विजेता घोषित किया गया है। हालांकि विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले हुए सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज की आसान जीत बताई गई। हालांकि चुनाव परिणाम इसके उलट आए। निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन और तेज हो गया। आपको बता दूं, यहाँ पर जो कुछ सीन चल रहा है इन सब के बीच में कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि मादुरो नहीं बल्कि मादुरो के जो विपक्षी हैं उन्हें घोषित कर दिया गया है कि असली में इन्होंने ही जीता है। और ये जो चीज हुई है, इस चीज के बाद से यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या एक बार फिर से वेनेजुएला भी अब लपेटे में आ गया है। और वेनेजुएला में जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, इतिहास दोहराया जा रहा है। और वेनेजुएला के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का जो तेल का व्यापार का सपना है वो अब ऐसा लगता है कि वो सपना भी यहाँ पर काफ़ी समस्याओं में घिरा रहने वाला है। वेनेजुएला में अमेरिका ने अब नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी है और ये जो नए राष्ट्रपति हैं इनका मतलब हो गया कि कहानी एक बार फिर से वहीं पर आ पहुंची है। कहा जा रहा है कि जो असली विनर है वो असली विनर यही है अमेरिका के हिसाब से, और असली विनर को सत्ता मिलनी चाहिए। तो यहाँ आने वाले समय में कई सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, ये बात तो समझ में आ रही है। वैसे आपको बता दूं, वेनेजुएला
या फिर ये लैटिन अमेरिकी देश पे क्यों अमेरिका नज़र देकर रखना चाहता है, तो इसके पीछे कारण ये है कि वेनेजुएला काफ़ी करीब पड़ता है, प्लस यहाँ पर तेल है, ये भी एक कारण है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, कहा जा रहा है ये स्टेटमेंट एंथनी जे ब्लिंकन के द्वारा लागू किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि असली विजेता जो हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएनजीए के चीफ ने आखिरकार भारत की तारीफ क्यों की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख डेनियस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत ने डिजिटलीकरण के जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। फ्रांसिस रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूख को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी विषय पर बोल रहे थे। फ्रांसिस ने डिजिटलीकरण के जरिए तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए आधार प्रदान करने की जरूरतों पर जोर दिया। भारत का उदाहरण देते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए भारत के मामले को भारत पिछले 5 या 6 सालों में स्मार्टफोन के जरिए 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। अपने संबोधन के बाद फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों, अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में ग्रामीण इलाकों के किसानों का बैंकिंग प्रणाली के साथ कभी संबंध नहीं था, लेकिन अब सभी अपने कामों को अपने स्मार्टफोन पर करने में सक्षम हैं, जिसमें उनके बिलों का भुगतान करना और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त करना शामिल है। भारत में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का जिक्र करते हुए फ्रांसिस ने कहा कि भारत में इंटरनेट की पहुँच काफ़ी अच्छी है, लगभग सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। वैश्विक दक्षिण के कई हिस्सों में ऐसा नहीं है। फ्रांसिस ने कहा कि डिजिटलीकरण के लिए वैश्विक ढांचे पर बातचीत करने में प्राथमिक कदम के रूप में इस असमानता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास और पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2009 में भारत में केवल 17% वयस्क नागरिकों के पास बैंक खाते थे, 15% डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते थे, जबकि 25 में से एक के पास पहचान दस्तावेज था और करीब 37 के पास मोबाइल फोन थे। ये संख्या 37% के पास मोबाइल फोन थे। ये संख्या तेजी से बढ़ी है और आज टेलीफोन कनेक्शन 93% तक पहुंच गया है। 1 अरब से ज़्यादा लोगों के पास डिजिटल पहचान दस्तावेज है और 80% के पास बैंक खाते हैं। 2022 तक प्रति माह 600 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल भुगतान लेन देन पूरे किए गए हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वेनेजुएला में अब कभी शांति आ पाएगी या वेनेजुएला इसी तरीके से अशांत रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।